Hello friends, myself Sardi Misra. I am the practicing advocate in the Allahabad High Court. Today I am discussing the case Satyendra Kumar Andil versus Central Bureau of Investigation. In that case, the Supreme Court has provided some guidelines, and the issue in that case is whether a person who has not been arrested by the investigation agency should be taken into custody by the court upon filing of charge sheet 173 clause 2 and his appearance in such court. इसका मतलब ये है, इस केस में इशू ये था कि क्या जहां पे नेम्ड एफआईआर होती है या एफआईआर होती है, वहां पे जहां पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई इन्वेस्टिगेशन करती है और उस दौरान वो एक्यूज्ड को या नेम्ड पर्सन को अगर अरेस्ट नहीं करती है, तो क्या चार्जशीट दाखिल होने पे मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को क्या तुरंत गिरफ्तार करेगी या इसका कोई अन्य प्रोसीजर होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस प्रस्तुत की हैं जो इस केस में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको जानना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे इस केस में कुछ सेक्शंस हैं जिनको पहले डिस्कस कर लेना ज़रूरी है। इस केस में कुछ सेक्शंस जो यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है वो है सेक्शन 41। सेक्शन 41 ये कहता है कि जहाँ पे 7 साल या उससे कम की सज़ा होती है और कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर होता है वो विदाउट वारंट और विदाउट द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जहाँ पे रिजनेबल सस्पिशन हो, जहाँ पे कंप्लेंट हो, रिजनेबल कंप्लेंट हो, या उसे लगता है कि ऐसे व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, तो वहाँ पे वो विदाउट वारंट, विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की ताकत रखता है। अब दूसरा सेक्शन है हमारा सेक्शन 41A। 41A वहाँ पे लागू होता है जहाँ पे, जैसे ही हमने पहले भी डिस्कस किया था, सेक्शन 41 जहाँ पे पुलिस ऑफिसर को पावर होता है कि वो 7 साल या उससे कम के कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन वहाँ गिरफ्तार नहीं करता, तो वहाँ पे वो 41A की नोटिस जो है वो नेम्ड एफआईआर में जो पर्सन नेम्ड है उसको वो नोटिस कर भेजता है कि आप पुलिस थाने में आइए, अपीयर होइए और हमें कंडीशंस दीजिए कि आप आगे से ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि कानून व्यवस्था पे असर पड़े। अब तीसरा सेक्शन है हमारा सेक्शन 88 सीआरपीसी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में गाइडलाइंस प्रस्तुत की है कि यहाँ पे जहाँ पे चार्जशीट दाखिल हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो वहाँ पे जो कोर्ट है अगर चार्जशीट दाखिल होती है तो वो सेक्शन 88 का जिसमें बंद पत्र लेके उस व्यक्ति को गिरफ्तार न करके उसे खुला छोड़ा जाता है। फिर अगला सेक्शन है 170 सीआरपीसी। 170 सीआरपीसी में प्रोविजन ये है कि जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेट करती है और उसे लगता है कि हमारे पास पर्याप्त एविडेंस है, वहाँ पे वो एविडेंसेस के साथ जो है व्यक्ति को जो है मजिस्ट्रेट के पास, कंसर्न मजिस्ट्रेट के पास वो भेजती है। सेक्शन 173 क्लॉज 2, सेक्शन 173 क्लॉज 2 जैसा कि आप जानते हैं चार्जशीट के बारे में बात करती है। चार्जशीट वो होती है जब पुलिस ऑफिसर कोई भी इन्वेस्टिगेशन पूरा कर लेती है तो वहाँ पे वो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है वो मजिस्ट्रेट के पास, जिसमें 161 के स्टेटमेंट्स होते हैं और भी जो डे टू डे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है वो इसमें प्रोवाइड किया जाता है सेक्शन 73 क्लॉज 2 में। इसी को चार्जशीट बोलते हैं। अब आइए हमारा है इशू। अब हम इशू पे आते हैं। अब इशू ये है कि वेदर अ पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड, यहाँ पे जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी व्यक्ति को इन्वेस्टिगेशन के दौरान गिरफ्तार नहीं करती है, तो वहाँ पे अगर वो चार्जशीट के बाद जो मजिस्ट्रेट है वो इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, वो क्या आगे का प्रोसीजर फॉलो करेगा, उसी के रिगार्डिंग ये पूरा केस सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइंस के द्वारा प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के केसेस में जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती इन्वेस्टिगेशन के दौरान 4 प्रकार के कैटेगरीज में बांटा है। कैटेगरीज ए, इस कैटेगरीज में ऑफेंसेज हैं जो इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर, 7 साल या उससे कम की सजा है, वहाँ पे उसको कैटेगरी ए में प्रस्तुत किया है। जैसा कि हम जानते हैं कैटेगरीज ए में इसको आप 41 से रिलेट करेंगे। 41 में जैसा कि मैंने बताया है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है पुलिस ऑफिसर वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है, वो गिरफ्तार कर सकता है। अब दूसरी कैटेगरी में केस है पनिशमेंट विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर्स। इसमें डेथ पनिशमेंट है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है और 7 साल से कम नहीं, 7 साल से ज़्यादा की सजा उपलब्ध कराई गई है। वहाँ पे क्या प्रोसीजर मजिस्ट्रेट फॉलो करेगा। तीसरा है ऑफेंसेस पनिशमेंट अंडर स्पेशल एक्ट। इसमें स्पेशल एक्ट जैसे यूएपीए आपका हो गया, एनडीपीएस हो गया और पीएमएलए एक्ट हो गया। इसमें जो बेल कंडीशंस हैं उसमें बेल कंडीशन बड़ी ही स्ट्रिंजेंट है। इसमें बड़ी ही मतलब इनकी जो स्पेशल धाराएं हैं इसमें जो है बेल प्रोविजन जो है आसानी से नहीं दिया जाता है, तो इसको कैटेगरी सी में बांटा गया है। कैटेगरी डी में इकोनॉमिक ऑफेंसेस नॉट कवर्ड बाय स्पेशल एक्ट।
ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंसेस जिसमें धन का लेन देन हुआ हो, जैसे पीएमएलए एक्ट मैंने सब बताया ही है, लेकिन ये स्पेशल एक्ट से गवर्न न हो कि ये साधारण प्रोविजन से ही गवर्न होते हैं। तो 4 प्रकार की इन्होंने कैटेगरीज बांटी है। अब यहाँ पे अब देखिए ये केस सुप्रीम कोर्ट में आया कैसे। ये केस सुप्रीम कोर्ट में ऐसे आया कि यहाँ पे सीबीआई ने जो एक्यूज्ड हैं उनके अगेंस्ट एक नेम्ड एफआईआर प्रस्तुत किया था। नेम्ड एफआईआर हुआ, पुलिस सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें लगा कि यहाँ पे गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है, उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। फिर उसके बाद ये चार्जशीट दाखिल करती है सीबीआई जब चार्जशीट दाखिल करती है तो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होते हैं, कंसर्न मजिस्ट्रेट, वो जो है आपका अपीयरेंस होने के लिए समन इशू करते हैं, क्योंकि इसमें 7 साल से कम की सजा थी, तो इसमें समन इशू करते हैं। जब वो समन इशू करते हैं, जो एक्यूज पर्सन होता है वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए एंटीसिपेटरी बेल डाल देते हैं। अब जब एंटीसिपेटरी बेल डालते हैं तो यहाँ पे बेल उनकी रिजेक्ट हो जाती है। जब उनकी बेल रिजेक्ट होती है तो फिर जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो इनको नॉन अवेलेबल वारंट जारी करके इनको गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं, ये गिरफ्तार हो जाते हैं। अब ये मैटर इससे फिर एंटीसिपेटरी बेल जब रिजेक्ट हो जाती है, जब ये गिरफ्तार हो जाते हैं, तो मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले हियरिंग में इन्होंने ये पूछा कि क्या यहाँ पे एंटीसिपेटरी बेल डालना जो एक्यूज्ड हैं उनके लिए जरूरी था। तो यहाँ पे उन्होंने एक्यूज जो पर्सन थे उन्होंने एक लैक्यूना बताया। उन्होंने लैक्यूना क्या बताया कि यूपी जैसे स्टेट या बिहार जैसे स्टेट्स में या और भी स्टेट्स जो भी हों, वहाँ पे जब भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चार्जशीट दाखिल करती है तो जो कंसर्न पर्सन होते हैं, जो एक्यूज होते हैं, वो जैसे ही अपीयर होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको कस्टडी में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोसीजर है मजिस्ट्रेट का, ये आपका प्रोसीजर ठीक नहीं है। इसी के लिए उन्होंने यहाँ पे गाइडलाइंस प्रस्तुत की। मुझे ये बताना जरूरी है कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट के लिए गाइडलाइंस प्रस्तुत किया गया, और अरनेश कुमार वाले केस में वहाँ पे पुलिस ऑफिसर के लिए वहाँ पे जो कैटेगराइज किया गया है कि वो कैसे गिरफ्तार करेंगे और क्यों नहीं गिरफ्तार करेंगे और कब गिरफ्तार करेंगे, जहाँ पे 7 साल से कम की सजा होगी। तो यहाँ पे इस केस में मजिस्ट्रेट को बोला गया है, अरनेश कुमार केस में पुलिस ऑफिसर को के लिए गाइडलाइंस प्रस्तुत की गई है। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या गाइडलाइंस प्रस्तुत किया। गाइडलाइंस इन्होंने कैटेगरीज ए वाले केस में प्रस्तुत किया, जहाँ पे 7 साल या उससे कम की सजा होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होता है। वहाँ पे ये उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने कि जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, देखिए प्री कंडीशंस 2 होनी चाहिए। प्री कंडीशंस पहले क्या होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर इन्वेस्टिगेट करती है और उस दौरान अगर व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती है तो ये पहली प्री कंडीशन है, गिरफ्तार नहीं करेगी। दूसरी है कि पुलिस ऑफिसर जब भी व्यक्ति को बुलाता है, ऐसे व्यक्ति को वहां पे उपलब्ध होना चाहिए, अपने आप को अपीयर होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन है तभी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है वो एप्लीकेबल होगी, और वो पहले कैटेगरीज वाले केस में होगी। तो उन्होंने गाइडलाइंस क्या बताया, गाइडलाइंस पहले बताया कि जब भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करती है और चार्जशीट दाखिल करती है, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट क्या और प्रोसीजर फॉलो करेगा। यहाँ पे पहला प्रोसीजर ये फॉलो करेगा कि वो पहले समन जारी करेगा। समन क्यों जारी करेगा, क्योंकि व्यक्ति को अपने सामने अपीयर करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए वो बुलाएगा, तो उसके लिए वो समन प्रस्तुत करेगा। समन पे भी वो अपीयर नहीं होता है तो फिर उसके बाद वो बेलेबल वारंट जारी करेगा। उसके बाद भी मान लीजिए नहीं अपीयर होता, तब उसके बाद वो नॉन बेलेबल वारंट जारी करेगा। नॉन बेलेबल वारंट में भी ऐसा नहीं है कि वो तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहां पे व्यक्ति के पास एक रेमेडी है, वहां पे वो विदाउट अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, बिना कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुए एक एप्लीकेशन डाल सकता है कि मैं जो ये एनबीडब्ल्यू है इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए बेलेबल वारंट में या समन्स में। और वो ये एश्योरेंस करता है, वो अंडरटेक करता है कि जो भी अगली तारीख होगी मैं उसमें अपने आप को अपीयर करूंगा। तो ये हो गया पहले वाले कैटेगरीज ए केसेस में। यहाँ पे ये प्रोसीजर फॉलो करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं प्रोसीजर फॉलो किया जाता तो ये कंटेम्प्ट हो जाएगा। अब दूसरे ऑफेंसेस हैं पनिशमेंट विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर्स। इसमें क्या है प्रोसीजर, इसमें तो देखिए मैंने जैसे भी बताया था कि कंडीशंस, ये जो 2 कंडीशंस हैं कि इसमें गिरफ्तार नहीं करेंगे और अपीयरेंस होगी, तो ये तो पहले कैटेगरी वाले केसेस के लिए हो गए। दूसरे कैटेगरी में उनको तो गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 साल से ऊपर की सजा है और लाइफ इम्प्रिजमेंट भी है, डेथ भी है। तो इसमें इन्होंने बोला कि जो बेल एप्लीकेशन आपकी होगी चार्जशीट दाखिल करने के बाद, वो मेरिट पे डिसाइड होगी। इसी तरह कैटेगरी सीज वाले भी जो केसेस है, इसमें भी क्योंकि ये स्पेशल एक्ट्स हैं, ये स्पेशल एक्ट से गवर्न होंगे, इसमें भी जो बेल एप्लीकेशन होगी वो मेरिट पे ही आपकी डिसाइड होगी। इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए उन्होंने ऐसी कोई भी गाइडलाइंस प्रस्तुत नहीं की है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केस जो है ये मजिस्ट्रेट के लिए प्रोसीजर फॉलो, कैसे मजिस्ट्रेट फॉलो करेगा अगर व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के दौरान गिरफ्तार नहीं होता। आमतौर पे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
अगर ये कंडीशन है कि अगर उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर गिरफ्तार नहीं कर रही है, तो मजिस्ट्रेट को ऐसी क्या आफत आ गई है कि वो जो है जैसे ही चार्जशीट दाखिल हो रही है उसको कस्टडी में डाल दे रहा है। तो इसी के रिगार्डिंग इन्होंने अंतिल केस में, सत्येंद्र कुमार अंतिल केस में इन्होंने गाइडलाइंस प्रस्तुत किए, वो भी मजिस्ट्रेट के लिए। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसको जो है मजिस्ट्रेट के लिए गाइडलाइंस है, ये पुलिस ऑफिसर के लिए नहीं है। पुलिस ऑफिसर के लिए जो भी गाइडलाइंस है वो अरनेश कुमार केस में है, जिसमें 7 साल या उससे कम की सजा उपलब्ध कराई जाती है। तो चलिए आज के लिए यही वीडियो मैं समाप्त करता हूं। अगले केस में मैं जहां तक हो सकेगा अरनेश कुमार के केस को भी डिस्कस करूंगा। थैंक्स।